गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग ने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें टॉपिक क्या था हम लोग का? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये टॉपिक है। तो इसका स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे। इसके बाद टाइप्स में स्टार्ट करना था, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जो आते जाएंगे लोग वो ज्वाइन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: depending upon the presence or absence of ribosome, endoplasmic reticulum is of two types. SER, it means smooth endoplasmic reticulum. Hello. तो मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ, तो और कोई आना है अभी? अच्छा। हम्म। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। हाँ, ये सारे अभी जो पार्ट्स हम पढ़ा रहे हैं वो सेल के ही पार्ट्स हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था न्यूक्लियस का डायग्राम, वो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये न्यूक्लियस का डायग्राम था। तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो एकदम बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो सेल का मेन डायग्राम था जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल का था। तो प्रोकैरियोटिक में तो ये सब चीज़ें नहीं प्रेजेंट होती हैं, मगर जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो एनिमल सेल अगर हम देखें तो एनिमल सेल है तो ये भी यूकैरियोटिक है, प्लांट सेल है ये भी यूकैरियोटिक है। तो इन सब में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है न्यूक्लियस है यहाँ पर छोटा सा, उसके बाद क्या है, छोटी छोटी और भी चीज़ें प्रेजेंट हैं। यहाँ पर क्या है, ये देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसके बाद क्या है, न्यूक्लियस गोल्जी अपरेटस है। तो यहाँ पर क्या है, ये गोल्जी अपरेटस है ये। इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद क्या है, सेंट्रोइड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके बाद माइक्रोट्यूब्स होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर है। इसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्म है ये। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम जो होते हैं ये हमारा जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से ये जो सरफेस होती है इसकी, ये जो होती है रफ़ हो जाती है। तो यही हम लोग आगे अभी पढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो डायग्राम है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। तो अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ऑफ टू टाइप्स। तो जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसके बेसिस पर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जैसे इसमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कुछ कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ कुछ स्ट्रक्चर उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कुछ जैसे कि रफ़ सरफेस है। तो यहाँ पर क्या है, जब रफ़ सरफेस होती है तो यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर कोई भी राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला कौन सा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम देयरफॉर सरफेस इज स्मूथ। तो यहाँ पर क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वजह से सरफेस कैसी होती है, सरफेस हो जाती है स्मूथ। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली इन्वॉल्व इन लिपिड एंड स्टेरियोटाइप सिंथेसिस। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लिपिड और स्टेरियोटाइप की सिंथेसिस करता है। स्टेरियोटाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। और लिपिड का मतलब होता है फैट। तो लिपिड और स्टेरियोटाइप्स जो होते हैं वो सेल के अंदर जब प्रेजेंट होती हैं तो उनकी सिंथेसिस करेंगे, क्योंकि ये जो फैट होता है और आवाज़ नहीं, फैट और स्टेरियोटाइप्स यानी हार्मोन्स होते हैं तो इन सब की सिंथेसिस होना ज़रूरी है। इसी फॉर्म में जो फैट होता है और जो हार्मोन्स प्रेजेंट होता है वो सीधे सीधे यूज़ नहीं हो सकता है, तो उसकी कुछ ना कुछ सिंथेसिस होती है। तो उसके लिए यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें दूसरा टाइप्स कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा है, ये वाला जो पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं ये सब जो है रफ सरफेस है। तो इसमें कुछ ना कुछ ये सब जो उभरा हुआ पार्ट दिखाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये राइबोसोम इस पर चिपके हुए हैं। राइबोसोम जब इस पर प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो पाती है। तो इट इज़ चीफली फाउंड इन दो सेल्स विच आर एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसी वजह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो पाती है। द हाँ हाँ यही है, ये राइबोसोम है। और ये जो जिस पर चिपके हुए हैं तो पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। हाँ हाँ, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से कनेक्ट होकर के यहाँ पर क्या है, ये जो प्रेजेंट है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से ये लगा रहता है हैं। अभी बता रहे हैं ये भी आगे। फंक्शन ऑफ ई आर, फंक्शन क्या क्या होता है इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। तो ये जो होता है सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई भी मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लियस से अगर बाहर जाना चाहता है
तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? इट इज़ फंक्शंस एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड अ सरफेस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो कोई भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए एक बेस प्रोवाइड करता है। फ्रेमवर्क यानी कि एक बेस प्रोवाइड करता है कि कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट होना है मटेरियल का तो उसके लिए ये हेल्प करेगा। यहाँ पर कोई भी प्रोटीन की सिंथेसिस हुई वो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के जाएगी। तो ये सब जो प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं, ये जो होता है सिस्टर्न होता है, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो ये सिस्टर्न होता है, इसको बोलते हैं। इसी के थ्रू यहाँ से जैसे कोई मटेरियल न्यूक्लियस में जनरेट हुआ, वो क्या होगा कि यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा, इधर से निकलेगा, फिर इधर इधर टहलते हुए फिर ये बाहर निकल जाएगा। तो इस पार्ट को हम सिस बोलते हैं, और जो इधर का आगे का पार्ट होता है उसको ट्रांस बोलते हैं। तो सिस और ट्रांस के थ्रू होते हुए जो भी मटेरियल होता है वो निकल जाता है, और यहाँ पर ये सिस्टर्न्स प्रेजेंट होते हैं। फिर ये क्या है कि RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स सीड टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसके बाद क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। तो फैट मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसकी सिंथेसिस कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। In liver cells, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in the detoxifying many poisons and drugs. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये लीवर सेल में प्रेजेंट होता है। हमारा जो लीवर होता है उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। वो क्या करता है कि जो भी टॉक्सिक एसिड्स आ जाते हैं, जो भी जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं, वो ख़तरनाक होती हैं। तो उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, उसको ऐसा कर देगा कि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। तो उसके लिए हमारी बॉडी में ये लीवर सेल में प्रेजेंट होता है। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोन इनटू द ग्लूकोज इज़ ऑल्सो हेल्प्ड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है इसको ग्लाइकोजन जो प्रेजेंट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारी बॉडी में यूज़फुल नहीं होता है, तो इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज जो होता है वो यूज़ हो जाता है, वो हमको फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पर जो से बात कर रहे थे सिस्टर्न, जो तुमने नहीं समझ में आया, तो सिस्टर्न जो है वो पहले से हम बात कर चुके हैं। जो स्ट्रक्चर अगर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है? मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये सब जो ये प्रेजेंट है ये सब मेम्ब्रेन ही है। और ये किससे बंधी हुई? यहाँ पर ये जो ट्यूब्स हैं, ये इस शेप को हम क्या कह सकते हैं? ट्यूब्स कह सकते हैं, शीट्स के फॉर्म में। मॉर्फोलॉजिकली इट कंसिस्ट ऑफ 3 प्रिंसिपल फॉर्म, सिस्टर्न, वेसिकल एंड ट्यूबुलर्स। तो यहाँ पर ये जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न। इसके अलावा इधर का ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर बोलते हैं, और जो ऊपर का उठा हुआ पार्ट ये दिखाई पड़ रहा है इसको हम बोलते हैं वेसिकल्स। ये वेसिकल जो होते हैं, जब भी कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है तो वो यहाँ पर पहुँचता है और ये पार्ट अलग हो जाता है, और ये छोटे छोटे छिद्र के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे क्या होता है मटेरियल जो भी ट्रांसपोर्ट होना होता है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। पहला सिस्टर्न, दूसरा वेसिकल, और थर्ड पार्ट क्या है? ट्यूबल्स। ये 3 चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये पहले मैं पढ़ा चुका था इसलिए मैंने इसको नहीं अभी बताया था। ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस करने में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो फैट की सिंथेसिस करता है, ये हमने पहले ही क्लियर कर लिया। इसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये करता है प्रोटीन की सिंथेसिस। तो दोनों को अलग अलग हमें याद रखना है।
These molecules along with proteins help in the synthesis of cell membrane. तो ये जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो उसके बाद क्या होती है कि सेल मेम्ब्रेन डेवलप होती है, क्योंकि जब भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा तो चारों तरफ उसके कोई ना कोई एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होनी ज़रूरी है, नहीं तो वो मटेरियल बीच में कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज़ कॉल्ड द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो स्मूथ जो होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर्स एंड वेसिकल्स। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसमें ट्यूबुलर्स और वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है ये दोनों एक साथ दिखाया गया है, मगर ये एक साथ नहीं होते हैं। यहाँ पर केवल जो स्मूथ है वो अलग होता है और रफ जो होता है वो अलग होता है। तो स्मूथ में केवल ट्यूबुलर्स और वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो रफ होता है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें केवल सिस्टर्न एंड ट्यूबुलर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट मेनली सर्व्स टू सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। तो ये ग्लाइकोजन होता है, लिपिड यानी फैट होता है, स्टेरॉइड यानी हार्मोन्स होते हैं। तो इन सब की क्या करता है? सिंथेसिस करता है। इसके बाद क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? इट मेनली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड ऑल्सो सर्व द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, एंजाइम की करता है, और जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है वो प्रोटीन उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फोर्थ पॉइंट क्या है? इट इज़ यूजुअली नॉट अटैच टू द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्मूथ जो होता है वो कनेक्ट नहीं होता है, और यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है ये, मगर स्मूथ वाला जो पार्ट होता है वो कनेक्ट नहीं होता है। तो ये 4 डिफरेंस हैं, ये सबको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है? हाँ, दोनों का काम अलग अलग है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, मगर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। तो लिपिड का सिंथेसिस वो करेगा केवल, उसमें राइबोसोम नहीं होता है। तो राइबोसोम जब नहीं है तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाती उसमें। तो दोनों का अलग अलग काम है। इसके बाद अगला क्या टॉपिक है? गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस। इसमें क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस इज़ कॉम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूबुलर्स। तो जो वेसिकल्स एंड ट्यूबुलर्स जो प्रेजेंट थे हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वही गोल्जी अपरेटस में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? इट इज़ द मेन असेंबलिंग फैक्ट्री ऑफ सेल्स वेयर डिफरेंट रॉ मटेरियल आर असेंबल्ड टू गेट अ फाइनल शेप। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी मटेरियल सेल न्यूक्लियस में से निकलता है तो उसको क्या करता है? तुरंत यूज़ नहीं हो पाता है वो मटेरियल, तो उसको असेंबलिंग करता है, असेंबलिंग फैक्ट्री ऑफ सेल्स में। उसके बाद क्या कर रहा है? वेयर एज डिफरेंट रॉ मटेरियल आर असेंबल्ड टू गेट फाइनल शेप। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि सीधे सीधे जिस फॉर्म में होते हैं उसी फॉर्म में नहीं यूज़ होते हैं, तो उनको एक शेप प्रोवाइड करने का काम क्या कौन करता है? गोल्जी अपरेटस करता है। ये डायग्राम गिवन है, तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है। तो जो गोल्जी अपरेटस होता है वैसा होता है। गोल्जी अपरेटस वॉज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी 1898। तो 1898 में इसको कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। गोल्जी बॉडी इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज। तो गोल्जी बॉडी जो होती है ये प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होती हैं यानी बैक्टीरिया होती हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता है,
उसके अलावा जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज होती हैं उसमें भी प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसीज माने रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। गोल्जी बॉडी इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्टियोसोम। तो इनको दूसरा जो नाम है इसका नाम क्या है, डेक्टियोसोम भी बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। तो यहाँ पर इसका डायग्राम बुक में भी गिवन है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, सबसे पहले यहाँ पर सेंट्रोसोल है, यहाँ पे सिस्टन दिखाई पड़ रहा है। तो सिस्टन वैसा ही है जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था, वैसे यहाँ पर भी सिस्टन्स हैं। ये सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं कि जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है वो इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो चाहे गोल्जी अपरेटस है, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा क्या है, वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं, यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहा है ये जो पार्ट है, तो यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट था ये क्या था, अलग हो गया है, पोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये वेसिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये पार्ट जो होता है वो अलग हो जाता है, और अलग हो कर के ही जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना होता है वो यहाँ से निकल करके न्यूक्लियस के आगे निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा। तो इस तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ मेनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल एंड ट्यूबुलर्स। तो इसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन होती हैं, ये सब जो दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, ये सब कैसी, इसको क्या बोलते हैं, वेसिकल बोलते हैं ये। और इसके बाद वेसिकल्स के बाद क्या होता है, ट्यूबुलर्स होता है। द ट्यूबुलर्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर फॉर्मिंग स्टैक्स विच आर कॉल्ड सिस्टन्स। तो ये जो एक एक ट्यूबुलर्स प्रेजेंट होती हैं, सारी जो ट्यूबुलर्स ये सब प्रेजेंट हैं, तो ये सब कैसी हैं, पैरेलल हैं, यानी एक के बाद एक प्रेजेंट है। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, तो इसे क्या है, यहाँ पर लगातार प्रेजेंट है, ये पैरेलल हैं। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करती हैं, एक स्टैक फॉर्म करती हैं। स्टैक जो वर्ड है इसका मतलब ये कंप्यूटर का वर्ड है। तो स्टैक में क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि एक बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी डेटा आया तो यहाँ पे स्टोर हो गया। उसके बाद क्या होता है, दूसरा बॉक्स पर आता है, इसमें डेटा आता है तो यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ऐसे तीसरा बॉक्स आ जाता है, इसमें डेटा स्टोर हो जाता है। तो लगातार सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जो डेटा आएगा वो नेक्स्ट में स्टोर होता चला जाएगा। तो जैसे कंप्यूटर में होता है उसी तरह यहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग ये जो हमको दिखाई पड़ रहे हैं सिस्टम्स, तो इसमें क्या होता है कि मटेरियल जब ट्रांसपोर्ट होता है तो ये स्टैक के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद ये गोल्जी जो कैम्लियो गोल्जी थे उनके बारे में लिखा हुआ है, तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा क्या है, दीज ट्यूबुलर्स आर ऑफन कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो ये जो ट्यूबुलर्स होती हैं ये कनेक्ट होती हैं एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। तो ये जो यहाँ पर ये होता है ये बाद में जाकर के कनेक्ट हो जाता है गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट हो जाता है। Therefore, Golgi apparatus also play a role in forming cellular membrane network। तो ये एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है। नेटवर्क प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि जो भी मटेरियल जनरेट होगा न्यूक्लियस में तो वो ट्रांसपोर्ट होकर के सेल के अदर पार्ट्स में जाएगा। कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, सेंट्रोइल है। तो इन सबको कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ मटेरियल की। तो ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा क्या है कि देयर आर 2 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस। इसके 2 तरीके के फेज़ होते हैं, एक कॉन्केव ट्रांस फेज एंड कॉन्वेक्स सिस फेज। तो यहाँ का जो पॉइंट होता है जो कनेक्ट होता है जाकर के न्यूक्लियस से, यहाँ न्यूक्लियस होगा तो इसको बोलते हैं हम सिस फेज। और ये जो इधर का पार्ट होता है जो साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। द कॉन्वेक्स फेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल ट्रांजिशन वेसिकल्स और ट्यूबुल्स। तो ये जो वेसिकल्स एंड ट्यूबुलर्स प्रेजेंट होते हैं इसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल।
द कॉनकेव फेस इज एसोसिएटेड विद लार्ज नंबर ऑफ विस्कल्स और गोल्जी वॉक्यूल्स। तो कॉनकेव फेस में कैसे होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ विस्कल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वेसिकल में गिव राइज टू लाइसोसोम। ये क्या करते हैं कि ये लाइसोसोम एक स्ट्रक्चर होता है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लाइसोसोम को एक स्ट्रक्चर और प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम जो होता है वो सेल को, जब सेल पुरानी हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है, और सेल में जो भी पार्ट्स जनरेट होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं वो एक्स्ट्रा जनरेट हो गया तो उसको डाइजेस्ट करेगा। तो ये सब डाइजेशन का काम जो होता है वो लाइसोसोम का होता है, तो इसके लिए ये लाइसोसोम से कनेक्ट होते हैं। फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस इज द मेन असेंबलिंग फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये मेन असेंबलिंग फैक्ट्री है। असेंबलिंग का मतलब समझ रहे हो? असेंबली का मतलब कि उसको पैकेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि स्टोर करना है। जैसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब जनरेट हुआ तो तुरंत यूज़ नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसको क्या करेगा, एक पैक करके रख देगा। जैसे हम लोग खाना है पैक करके लाते हैं, फिर खाना तुरंत तो खा नहीं रहे हैं, अगर मान लो स्कूल आ रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको पैक करके रख लिए, फिर जब भूख लगी तब खा लिए। तो उसी तरह क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटस जो क्या काम करता है, सेल के अंदर खाना बना तो उसको क्या करता है, पैक करके रख देता है। अब उसकी जब ज़रूरत होगी तब वो यूज़ हो जाएगा। इट प्रोवाइड्स द फाइनल शेप टू द वेरियस रॉ मटेरियल। सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस आर। तो ये सब फंक्शंस गिवन है। इसमें पहला क्या है, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग। तो जो मैंने बताया भी, असेंबलिंग एंड पैकेजिंग का काम होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ गोल्जी apparatus. वेरियस सब्सटेंसेस synthesized by endoplasmic reticulum and ribosome are assembled in the Golgi apparatus. तो गोल्जी apparatus में ये भी जो भी सारे मटेरियल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है, तो इन सबको क्या करता है, असेंबलिंग करता है। These are packaged and dispatched to the various targets inside and outside the cell through Golgi apparatus. तो गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है। गोल्जी ऑपरेटस जो होता है वो भी कनेक्टेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसके फंक्शन का। इसके बाद आगे जो है ये सब हम कल पढ़ेंगे अब। ओके, वेलकम।